नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं विवेक हमराही आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सिलेक्शन सिंथेसिस में। दोस्तों, अभी तक हम इसमें ऑलरेडी 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम कर रहे हैं नीट के में आए हुए PYQ बायोलॉजी सेक्शन के PYQ क्वेश्चंस। ओके, तो आज इस सेशन में आगे हम बात करेंगे। लास्ट सेशन है, 2024 वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका लास्ट जो हमारे पास में सेगमेंट है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो जिसमें बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। और यदि आप चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट्स। कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट दे रहे हैं इन इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर्स PBR 322। फाइंड द रोल ऑफ द X एंड Y जीन। X एंड Y जीन हमारे पास में, यहाँ पे देखो, अगर आपको विजुअल हो रहा हो तो यहाँ पे हमारे पास में एक जीन है। पहले तो इसको एक जीन है, X जीन है यहाँ पे, और दूसरा जीन हमारे पास में Y जीन, और इनका रोल पूछा है। तो इनका रोल कौन सा होने वाला है, फर्स्ट और सेकंड का, X और Y का। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन है, जीन X इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड Y इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जो Y है वो एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट है, और जो हमारे पास में X है, यहाँ से एक प्रोटीन बनती है जो रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन में, ऐसा बोल रहा है। सेकंड बोलते हैं हम, सेकंड क्या बोल रहा है, जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्निशन साइट। जीन X जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिकॉग्निशन साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे जो जीन Y है रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। किसके लिए रेसिस्टेंट है, वो एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड है, जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्शन रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एंड Y फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। Y प्रोटीन के जो प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि Y से एक प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन इसके रिप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा बोल रहा है। फर्स्ट वाला बोल रहा है कि जो X है, X वाला क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक रेसिस्टेंस फॉर एंटीबायोटिक के लिए है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास में है, द जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA। लिंक्ड DNA की कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस रीजन पे होती है ORI। क्या होती है, ORI, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। आगे देखते हैं Y क्या बोल रहा है, Y फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो Y किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ऐसी प्रोटीन बनाता है जो रिप्लिकेशन करने में मदद करता है। ठीक है, और वहीं पे जो X वाला सेगमेंट है वो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है कि कितने कॉपी नंबर इसके बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे। तो हमारा जो फोर्थ वाला है ये फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आपके सामने मैच द लिस्ट है, और एक तरफ आपके सामने ढेर प्रकार के क्या हैं, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस दी गई हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास में नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। तो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज जो होती है ना, वो होती है लिप्स लूप। ओके, फिर हमारे पास में इम्प्लांट्स हैं। इम्प्लांट्स बने होते हैं किसके, प्रोजेस्टोजेंस के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। अब हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हमारे पास में LNG20, और कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है मल्टीलोड 375। चलिए देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, डी का सेकंड 2 में है। ओके, सी भी देखने से कोई मतलब नहीं है। बी देख लेते हैं, बी का फर्स्ट इसमें है, बी का थर्ड इसमें, बी का फर्स्ट। चलिए हमारा आंसर मिल गया, सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कुछ स्टेजेस दिए गए हैं, वो स्टेजेस को हमें लाइन से अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, करेक्ट सीक्वेंस में, और उसको हमें टिक करना है कौन सा हमारा करेक्ट सीक्वेंस बता रहा है। तो देखिए हमारे पास में गैप 2 फेज है, हमारे पास में दूसरा साइटोकाइनेसिस है, तीसरा सिंथेसिस फेज है, चौथा हमारे पास में है कैरियोकाइनेसिस, और जो ई ऑप्शन है 5th नंबर का वो है गैप 1 फेज। तो नॉर्मली अगर सेल एक बार डिवाइड हो जाती है तो उसके बाद उसका पहला फेज जो चालू होता है वो गैप 1 फेज चालू होता है। तो इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट। गैप 1 फेज के बाद आता है फिर सेकंड फेज सिंथेसिस फेज, उसके बाद आता है गैप 2 फेज 3rd नंबर पे, उसके बाद फिर आता है हमारे पास में कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि अब जैसे गैप 2 क्रॉस करेगा पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, तो 4th नंबर पे है और 5th नंबर पे है। चलिए देख लीजिए ECA, बाकी किसी में नहीं है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद फिर डी है, फिर बी है, डी और बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन खासतौर पे जो
जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं उनमें जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो उस वाले पार्ट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कुछ ऑप्शन देगा, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले फिर करेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। लूप ऑफ हेलने ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला। हाँ, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। और हमसे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो एक ही बार में हमें करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया। बट फिर भी हम थोड़ा और देखते हैं, शायद कोई और इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट करेक्ट हो। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर्स, ठीक है, द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, गलत है। दूसरा हमारे पास में है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर द लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टनी, ये भी गलत है। कॉलम्स ऑफ बर्टनी में नहीं पाए जाते हैं, मेडुलरी पिरामिड के अंदर पाए जाते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास में है रीनल कार्पसेल्स ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेडुला, रीनल मेडुला के पार्ट आउटर साइड में पाए जाते हैं, गलत है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे आपके पास में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, ठीक है, और हमसे चूज करने को बोला है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे पास में ऑप्शंस करेक्ट होने वाले हैं इसमें। तो पहले फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल्स स्लिट, नॉन कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट के बारे में बोल रहा है और इसमें बोल रहा है फेरिंग्स जो है ना वो परफोरेटेड बाय गिल्स स्लिट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉन कॉर्डेट में ये कॉर्डेट की प्रॉपर्टी, फिशेस वगैरह की प्रॉपर्टी कॉर्डेट में जो आती है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में कॉर्डेट इज अब्सेंट, तो नोटोकॉर्ड इज अब्सेंट, तो नोटोकॉर्ड क्या होता है यहाँ पे, अब्सेंट होता है, बिल्कुल करेक्ट पार्ट है। फिर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल नहीं होता बल्कि वेंट्रल होता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हार्ट इज डॉर्सल इन इफ प्रेजेंट, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो डॉर्सल होगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यस जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें हार्ट डॉर्सल साइड में होता है। लास्ट में आता है, आप देखो 3 के ऑप्शन है आपके पास में, 2 मिल गए बी डी, तो बी डी के साथ में जो ई है वो तो करेक्ट हो गए क्योंकि 2 तो गलत है, तो बी डी ई हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी बात करते हैं, पोस्ट एनल टेल इज अब्सेंट, पोस्ट एनल टेल क्या होती है यहाँ पे, अब्सेंट होती है, हाँ यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ओके, अब्सेंट होती है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स, पहला स्टेटमेंट हमारे सामने। दूसरा स्टेटमेंट क्या हमारे सामने कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, बोले यस करेक्ट है। ये जो क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है अंदर वाली मेम्ब्रेन वो लेस परमिएबल होती है एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, और ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाए, करेक्ट हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स, जो सिक्वेंशियल स्टेप्स दिए गए हैं इन स्टेप को हमें एक करेक्ट ऑर्डर में क्या करना है, इनको हमें अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारे सामने, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं दिया, कौन कौन सा है, रिलीज प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो ई वाला जो है हमारे सामने सबसे पहला आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा ई वाला, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। सबसे पहले क्या करेगा, सबस्ट्रेट उसके साथ में बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या करेगा, जैसे बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन डाउन, तो ये हमारे पास में थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे ये ब्रोकन डाउन कर देगा तो अब यहाँ पे सबस्ट्रेट का एक एंजाइम का प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहाँ पे फ्री रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा एक स्टेप इसमें नहीं दिया है, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट दिया है, तो ये फोर्थ हो जाएगा। प्रोडक्ट जैसे बनेगा ये सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट में बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाता है और उसके बाद फिर एंजाइम क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है एंड रेडी टू बाइंड अनदर सबस्ट्रेट। तो ये लास्ट ऑप्शन है, एक स्टेप इसमें खाया हुआ नहीं है, तो ये हालांकि हमारा पास में जितने भी ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग हमने उनको सेट कर लिया। तो हमारे साथ पहले सबसे पहले आएगा ई ए और डी, ई ए डी इसमें है बाकी किसी में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सब इनकरेक्ट, हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ई ए डी। फिर उसके बाद आएगा कौन सा हमारे पास में, फोर्थ नंबर पे सी है, फिफ्थ नंबर पे बी है, करेक्ट। नेक्स्ट आगे फिर से आपके सामने लिस्ट मैच करने को बोल दिया है। आपके सामने एक तरफ हार्ट जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो दिए बताए गए हैं कौन कौन से होती हैं, तो कौन कौन सी वेव्स होती हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो दिया है, और उसके बाद इधर
हार्ट के अंदर कौन कौन सी उस समय मैकेनिज्म चल रही होती है, कौन कौन सी प्रोसेस एक्टिविटी चल रही होती है, वो एक्टिविटी दिया है। तो हमारे पास सामने पहले दिया है पी क्यू। अब देखो क्या होता क्या है कि सबसे पहले पी, फिर क्यू, आर और एस और लास्ट में फिर टी। तो ये हो गया हमारे पास में पी, ये हो गया हमारे पास में क्यू, आर, एस और ये टी होता है। तो देखिए अब यहाँ पे होता है आर्टेरिया का डिपोलराइजेशन, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन और उसी समय आर्टेरिया का रिपोलराइजेशन होगा और यहाँ पे है टी नंबर पे है हमारे पास में वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। तो चलिए देखते हैं पी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी। पी वेव रिप्रेजेंट करेगी डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, तो ए का थर्ड हो जाएगा। फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल सामने ही, ठीक है। फिर टी वेव है, टी वेव क्या करेगी हमारे पास में रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और टी पी गैप, अब इसके बाद दोबारा फिर से एक बार पी चालू हो गया यहाँ पे पी, तो ये जो गैप है इस समय पे क्या हो सकता है इलेक्ट्रिकली बिल्कुल उस तरीके से जो हार्ट है न्यूट्रल होगा, साइलेंट होगा, कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा। तो जो टी से पी का गैप है, हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट होती हैं। तो अब हमारे सामने दिया है डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट केवल एक ही में है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। ए का थर्ड भी दिया है इसमें, बी का सेकंड भी दिया है और हाँ चलिए फोर्थ आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट दिया गया है बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जितनी भी सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स वो सब बोन मैरो के अंदर बनती हैं। यस करेक्ट, 100% करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमारे सामने कि बोन मैरो, ठीक है, जो बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, दोनों के लिए, चाहे उसके डेवलपमेंट के लिए हो या फिर मैच्योरेशन के लिए हो, किसके लिए, टी लिम्फोसाइट के लिए, वो बोन मैरो और साथ में जो थाइमस होता है ये माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ जहाँ से बनती है वहीं से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम इसको बोन मैरो को भी कंसीडर करेंगे। हालांकि अगर इसको हम बोल सकते हैं कि पार्शियली करेक्ट है, बट और ज़्यादा एक्यूरेट करेक्ट होता है जब ओनली थाइमस की बात करता हूँ। थाइमस क्या है, थाइमस में डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं थाइमस एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे टी लिम्फोसाइट की स्कूलिंग होती है। हालांकि ऑप्शन हमारे ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जहां बनती कहां पे बनती तो बोन मैरो में है टी लिम्फोसाइट, इसलिए हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट हमारे पास में दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो हमारे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके नेक्स्ट आपके सामने लिस्ट दी गई है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू और उधर उसके साइड में कहाँ पे पाए जाते हैं, उसकी लोकेशन और यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यूनिसेलुलर जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं ये पाए जाते हैं गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। तो फर्स्ट का हमारे पास में थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड किस में है, फर्स्ट का थर्ड सिर्फ एक ही में है। ये देखिए आप, फर्स्ट का थर्ड सिर्फ एक में है, वो हमें आप आंसर डायरेक्ट मिल गया, आप यहाँ से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको फिर भी और आगे चेक करना है तो चेक करिए। देखिए अब हमारे पास में क्या है, जो बी है कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती हैं बक्कल कैविटी में, ठीक है, जो मॉइस्ट सरफेस होता है बक्कल कैविटी का वहाँ पे पाई जाती हैं। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम और एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन वाली तो इसमें पाई जाती है पेंक्रियाज में और ये मल्टीसेलुलर वाली पाई जाती है सैलिवरी ग्लैंड में। तो ये हमारे ऑप्शन क्या हो गए, करेक्ट। डी का सेकंड, सी का फर्स्ट और बी का फोर्थ सब करेक्ट हो गए। आगे आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं हमारे सामने, ठीक है। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्ट नोन एज कार्पस कैलोसम। बिल्कुल यस करेक्ट है कि हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, आधे आधे हेमिस्फीयर होता है, तो आपस में दोनों नर्व बंडल से कनेक्ट होते हैं, उसका नाम होता है कार्पस कैलोसम, करेक्ट है। दूसरा है स्टेटमेंट द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा पोन्स एंड सेरेब्रम। तो मेडुला ऑब्लंगाटा ये तो शामिल होता है, बट पोन्स एंड सेरेब्रम शामिल नहीं होता, इसके जगह पे शामिल होता है हमारा मिड ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तरफ आरएनए पॉलीमरेज से थर्ड दिया है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दिया है, स्प्लाइसिंग दिया है और टाटा बॉक्स दिया है। ओके, एसएनआरएनएस दिया है, प्रोमोटर दिया है, आरओ फैक्टर दिया है, रो फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, और साथ में हमारे पास में दिया है एसएनआरएनएस एंटी आरएन। ओके, तो देखिए हमारे पास में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड दिया है, तो इसके पहले ये काम क्या करेगा, ये करेगा इसका पॉलीमराइजेशन। अच्छा, हमारे पास में दो और आरएनए होते हैं, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यूकैरियोट में, ठीक है, और ये तीनों ही यूकैरियोट में होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूकैरियोट में पाए जाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ना, एक ट्रिक है कि जिसके लास्ट में 8 आ जाए, जैसे 28, 18 और साथ में 5.8, ठीक है, जिसके लास्ट में 8 आ जाए समझ जाना वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के द्वारा ही क्या किए जाएंगे, ट्रांसक्राइब किए जाएंगे, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड होता है वो सिर्फ एमआरएनए
को ही क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। और जब इसके अलावा जितने भी आरएनए आप बचे हैं वो सब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे सामने दिया है एसएनआरएनए दिया है, टीआरएनए दिया है, ठीक है, ये सब इसी के द्वारा ट्रांसक्राइब किए जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो कनेक्ट हो गया किसके साथ में, फोर्थ के साथ में। अब इसमें फर्स्ट में फोर्थ सिर्फ एक ही है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, बट फिर भी आपको मन करे तो आप करिए। किसने मना किया? टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा होता है बेटा, रो फैक्टर के द्वारा होता है। उसके बाद स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये एसएनआरएनए के द्वारा किया जाएगा। टाटा बॉक्स किसका लिए होता है, टाटा बॉक्स मतलब प्रोमोटर होता है, ठीक है। टाटा बॉक्स जो बना होता है वो किसके बना होता है, उसको उस रीजन को हम प्रोमोटर बोलते हैं, टाटा बॉक्स वाले रीजन को हम प्रोमोटर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा देखिए फोर्थ का क्या हो गया, सेकंड, ये डी का सेकंड, आपका आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। फिर आपके सामने लिस्ट दी गई है, इसको देखिए क्या है। तो आपके सामने ढेर सारे एक साइड इरा दिए गए हैं और एक साइड उसमें उस दौरान पे क्या क्या पाए जाते हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें आपको अगर करना है तो सिनोजोइक जो इरा होता है ये मैमल्स के लिए इरा था, किसके लिए था, मैमल्स का इरा था। फिर उसके बाद आप देखोगे मेजोजोइक इरा है तो ये हमारा बर्ड्स का इरा था। अब यहीं से मिला लीजिए फटाफट, ए का थर्ड सिर्फ एक में ही है, ए का थर्ड सिर्फ एक में ही है, देखिए। और जो प्रोटोजोइक इरा है ये फर्स्ट है लोअर वर्टिब्रेट के लिए, लास्ट में बचा पैलियोजोइक फिश वाला इरा है। तो आंसर आपको सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। काउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स स्टेट्स दैट two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely। ये जो गाउस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं जो एक ही प्रकार के रिसोर्स के लिए कंपीट कर रही हैं मतलब रिसोर्स में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, तो उस केस में उन दोनों में से एक स्पीसीज कम से कम एक स्पीसीज को एलिमिनेट होना ही पड़ेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। लंबे समय तक वो रह नहीं सकती हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू गाउस प्रिंसिपल्स, गाउस के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो ड्यूरिंग कंपटीशन दौरान पे द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये केवल तब सत्य होता है जब रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो। तो इंफीरियर जो जिसकी इफिशिएंसी अच्छी नहीं है उसको हम इंफीरियर बोलेंगे, और जिसकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी है वो क्या होगी, सुपीरियर होगी वहां पे, ठीक है। तो जो इंफीरियर है तो वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट कर दी जाएगी बाय द सुपीरियर, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट भी क्या हमारे सामने करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और साथ में करेक्ट भी हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मैच द लिस्ट है। एक तरफ दिया है एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर दिया है, एक्रोमेगैली दिया हुआ है, ठीक है। जो कुशिंग्स सिंड्रोम दिया है, लास्ट में क्रेटिनिज्म दिया हुआ है। तो एक साइड आपको डिसीज दी गई हैं और एक तरफ उनके कारण दिए गए हैं किसके वजह से हो रही है। तो सबसे पहले आप देखोगे एक्रोमेगैली को पकड़ लीजिए, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसमें व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है, नॉर्मल हाइट से 6, 7, 8 फीट का हो जाए तो वो उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगैली। अच्छा, क्रेटिनिज्म क्या होता है, ये हाइपरसेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से जिसमें स्टंटेड ग्रोथ होती है। तो इसका हमने क्या कर लिया, सेकंड कर लिया। अच्छा, यहीं से आंसर मिला लीजिए फटाफट। एक्रोमेगैली का 4 मतलब बी का 4 है। अब बी का 4 सिर्फ एक ही में है, ये है बी का 4, अच्छा दोनों में है, बी का 4 2 में है। तो अब आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, डी का देख लीजिए, डी का सेकंड किस में है, डी का सेकंड इसमें है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। बट फिर भी है, अगर और आगे करना है तो जो एक्जोप्थेल्मिक जो गाइटर होता है वो होता है हाइपर सेक्रेशन की वजह से, थायराइड ग्लैंड के हाइपर सेक्रेशन की वजह से, ठीक है। ये एक्जोप्थेल्मिक गाइटर होता है जिसमें जो आई वाल भी होती है, कई बार प्रोट्रूडिंग हो जाती है, बाहर की तरफ निकल आती है, आंखें बाहर, जैसे सोएगा ना तो आधी आंखें उसकी खुली रहेंगी, क्या पता सामने जो गुजरेगा उसको लगेगा कि ये सोया हुआ कि देख रहा मुझे टुकुर टुकुर, ठीक है, ऐसा लगता है। लास्ट में हमारे पास में जो कुशिंग सिंड्रोम है, ये हमारे पास में फर्स्ट हो जाएगा, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, बून फेस एंड हाइपरग्लाइसेमिया होता है इसकी वजह से। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन और हमारे पास में, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ABCD को पता करना है, इसी सीक्वेंस में पता करना है कि कौन सा क्या है। तो देखिए, GnRH होता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, वहां से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। LH है तो दूसरा कौन सा होगा बेटा, FSH होगा, FSH होगा, ओके। अब उसके बाद जो LH है तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस में बोल रहा है। LH हालांकि पता ही आपको कि इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर काम करता है, जिसको हम लेडिग सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेडिग सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, लेडिग सेल्स। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला हमारे पास में क्या है, FSH है, और LH काम करता है लेडिग सेल्स के ऊपर। एक तो हमारे पास में ये ऑप्शन हो सकता है,
नहीं, ICSH ये वाला हो सकता है, FSH लीडिंग सेल्स के ऊपर काम किया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पे, अब FSH है तो ये दो जगह पे काम करता है। देखो ये सर्टोली सेल्स पे भी काम करेगा, सर्टोली सेल्स पे भी काम करेगा, और साथ में प्लस में काम करेगा जर्म सेल के ऊपर, जर्म सेल्स। तो अब आंसर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि किस में काम करवा रहा है। सर्टोली सेल्स पे काम करवा रहा है, हमारे पास में सर्टोली सेल दिया, जर्म सेल की जगह क्या दे दिया, सर्टोली सेल दे दिया है, तो यहाँ पे आएगा सर्टोली सेल्स आ जाएगा। सर्टोली सेल से फैक्टर रिलीज होगा जो आगे चल के स्पर्मियोजेनेसिस में काम रेगुलेट, स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करने में मदद करेगा, तो हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हो गया। इधर तो हमें कुछ फिल करना नहीं है, तो हमारे पास में आ गए फर्स्ट का लीडिंग सेल्स, सॉरी फर्स्ट FSH A, फिर B में आएगा लीडिंग सेल्स, C में आएगा हमारे पास में सर्टोली सेल्स, और जो D है D में आएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन, एज पर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज B। अगर फादर का ब्लड ग्रुप B है एंड मदर का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, अच्छा B पॉजिटिव है फादर का और मदर का A पॉजिटिव है, एंड चाइल्ड इज O पॉजिटिव, देन देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी। ठीक है, तो देयर उनका मतलब तीनों का जीनोटाइप क्या हो सकता है, तो सीधी सी बात है, अगर माँ और पिता से आया है तो देखिए इस केस में अगर पिता का ब्लड ग्रुप A है तो इसका मतलब है कि इसमें IA होगा ही होगा, और साथ में उनके बच्चे का जो आ रहा है वो O आ रहा है, O किस केस में आएगा, स्मॉल आई के केस में आएगा। इसका मतलब कि इसके साथ में स्मॉल आई भी होगा, और अगर मदर का क्या बोल रहा है कि उसका ब्लड ग्रुप B है तो इसके साथ भी एक स्मॉल आई होना जरूरी है, तब जाकर के दोनों से एक एक आएगा और ब्लड ग्रुप किसका बनेगा, बच्चे का O बनेगा। अब अच्छा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पे मत जाइए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव RH ग्रुप फैक्टरिंग की वजह से होता है, तो हमें सब में पॉजिटिव दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके हमें देखना नहीं, हमें क्या देखना है, सिर्फ ये वाला सीक्वेंस देखना है। तो फादर का क्या होना चाहिए, I, ओके, ये फादर था, ये मदर का था, ठीक है, और ये था फादर का, ठीक है, फादर का ये था। तो फादर के लिए हमें क्या देखना, IB फर्स्ट देखना है, IB और साथ में स्मॉल आई, IB स्मॉल आई है। मदर का क्या है, ब्लड ग्रुप A है, तो उस केस में हम देखेंगे कि IB A और साथ में IA और स्मॉल आई है, ये करेक्ट है, और बच्चे का क्या है, स्मॉल आई है ये, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आपके सामने लिस्ट है, इसको मैच करना है और देखना है, ठीक है, कि कौन सा किसका पार्ट है। तो द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसका नाम होता है क्रॉप। A का 4 देख लीजिए, A का 4 किस में है, A का 4 दो में है, तो ये तो दोनों हट गए। अब A का 4 2 में है, अब हमें B पता चल जाए तो हम डायरेक्ट पता कर पाएंगे। तो रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, तो B का इसका सेकेंड ही हो जाएगा, ठीक है, गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं उसको, हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक सीका, तो B का सेकेंड ये हो गया हमारे सामने। थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड जो हैंड गट होता है, इनके बीच में होता है, तो उस केस में ये हो जाएगा जो 100 से 150 के आसपास येलो कलर्ड जो थिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। और लास्ट पार्ट हमारे पास में स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये होता है गिजार्ड, ठीक है, तो D का हमारे पास में फर्स्ट आना चाहिए, D का फर्स्ट इसमें है, बाकी ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, आंसर जो हमारा B थर्ड नंबर वाला आंसर है, और आंसर थर्ड जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ओके, अच्छा लास्ट क्वेश्चन यही था। तो दोस्तों आज ही हमारा 2024 वाला जो क्वेश्चन था, ये पेपर था बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है, बहुत सारे वीडियो बना दिए गए हैं, ये लगभग आई थिंक मुझे लगता है कि 12 नंबर का वीडियो था। तो अभी तक जितने भी पुराने वीडियो बनाए गए हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल में विजिट करके आप उनको भी देखिए, ठीक है, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।